हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के चैनल आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को देख रहे थे और मैट्रिक्स चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो था वो था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रोसेस, जो कि हम लोग इन्वर्स मेथड से सॉल्व किए। वेरिएबल्स का वैल्यू लाए थे एक्स वाई जेड का। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्रेमर्स रूल। तो स्टूडेंट्स, क्रेमर्स रूल्स क्या होते हैं? जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 10th में हम लोग 3 मेथड्स सीखे थे और हम लोग पिछले वाले पार्ट में जो देखे थे मैट्रिक्स मेथड से वो देखे थे। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। तो जब डिटर्मिनेंट मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसको बोलेंगे क्रेमर्स रूल। ओके, अब क्रेमर्स रूल क्या है नहीं है, सारा डिटेल एप्लीकेशन वगैरह यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे पार्ट्स को देखो। इससे पहले वाले पार्ट्स को मैं कंप्लीट यहाँ पे CBSE और स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस को कवर करने वाला हूँ। और जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है कर लो @आदित्य MTC को। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो बिना समय बिताए हम लोग देखते हैं क्या है क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल क्या है? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक क्या होगा, प्रोसेस होगा। ओके, तो चलो देखते हैं। 1 नंबर में लिखना क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल स्टूडेंट्स क्या है, ज़रा यहाँ ध्यान देते रहना। x इक्वल होता है d1/d, y इक्वल होता है d2/d, z इक्वल होता है d3/d। ओके, पहले तो ये फार्मूला देख लो, दिमाग में एडजस्ट कर लो। अब क्या है, d1, d2, d3 और d, ये 4 मेंबर्स आया है ना तुम्हारे सामने, d1, d2, d3 है, सबके नीचे में d। ये 4 मेंबर्स क्या है वो अभी हम दिखाते हैं। वो लीनियर इक्वेशंस को देख के हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले तो ये फार्मूला ध्यान रखना। अगर 2 वेरिएबल्स होगा स्टूडेंट, सपोज x y, तब यहीं रुक जाना, z पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 का पढ़ा रहे हैं, 2 का इसी में ख़त्म हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो ध्यान देना यहाँ पे। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लोग मानते हैं, जो पहले माने थे वही मानेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों को 3 इक्वेशंस मानना है हर वक्त 3 वेरिएबल्स के लिए। अगर 2 वेरिएबल्स होता तो 2 ही इक्वेशंस में समाप्त हो गया होता। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशंस है और हम क्रेमर्स रूल से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे भाई? तो बार बार कह रहे हैं ये 4 मेंबर तो हमको दिखना चाहिए, d1, d2, d3 और d, 4 आदमी हमको दिखना चाहिए। और ये चारों मेंबर्स कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स? इक्वेशंस से। ओके, तो 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन है, इससे 4 मेंबर्स लाना है, d1, d2, d3 और d। तो चलो ज़रा दिखाते हैं क्या होता है वो सब चीज़। ऊपर वाले पार्ट को हम मिटा रहे हैं। तो चलो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले d लिखते हैं। d इक्वल एक डिटर्मिनेंट होगा। d इक्वल क्या होगा? एक डिटर्मिनेंट, जिसमें x y z का कोफिशिएंट को रखना है, जैसा है वैसा ही x y z का कोफिशिएंट a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, फिर नीचे देखो a3 b3 c3। तो d क्या है? डिटर्मिनेंट है, किससे बना हुआ? x y z के कोफिशिएंट से बना हुआ। अब सब आदमी ध्यान देना, d1 होता है तुम्हारा, यही होता है d1, लेकिन फर्स्ट कॉलम में लास्ट वाले नंबर को रखना है। फर्स्ट कॉलम में लास्ट वाले नंबर को रखना है।
फर्स्ट कॉलम में, अगर D1 है तो फर्स्ट कॉलम में, किसको, लास्ट वाले नंबर को। लास्ट वाला नंबर कौन है, D1 D2 D3। तो चलो बेटा यहाँ दे देते हैं फर्स्ट कॉलम में D1 D2 D3। आप कहोगे सर सेकेंड थर्ड में क्या देंगे, जैसा है वैसा दो, बोले थे ना, B1 C1 B2 C2 B3 C3। ओके, तो ये हमारा आ गया D1। फिर D2 की बात करें तो फिर यही होगा D2, लेकिन सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे। बड़ा आसान है, याद रखना बेटा, जिसको नंबर दे रहे हो ना D1 तो फर्स्ट कॉलम, D2 सेकेंड कॉलम, D3 थर्ड कॉलम, याद रखना, बड़ा आसान है। तो D2 में पहले पढ़ो A1 A2 A3 तो दोगे ही, A1 A2 A3। अब बीच में दोगे D1 D2 D3 D3 है, यहाँ ध्यान रखना। और इधर क्या होगा बताना ज़रा, C1 C2 C3। ये हो गया तुम्हारा D2। अब क्या लिखना है हम लोगों को, D3। तो D3 क्या होगा, थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे तो A1 B1 और यहाँ पे D1, A2 B2, यहाँ D2, A3 B3 D3। तो क्या स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देख करके क्या चारों डिटर्मिनेंट्स को हम लोग लिख पाए कि नहीं, और चारों डिटर्मिनेंट्स को अगर लिख पाए तो बेटा चारों का वैल्यू भी तो निकाल सकते हो आसानी से। कहोगे यस सर निकाल सकते हैं। तो अगर तुम चारों का वैल्यूज़ निकाल सकते हो तो वो जो क्रेमर्स का फार्मूला पढ़े थे वहाँ रख भी तो सकते हो। कहोगे यस सर वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों ना करें कि क्वेश्चन को ही देख लिया जाए ताकि ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, डॉट भी ख़त्म हो जाए साथ ही साथ। तो मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और 2 ऑर्डर का ही देखते हैं। 3 ऑर्डर में भी वही करना है क्योंकि हमको अभी और एप्लीकेशन इसके बारे में बताना है, क्योंकि इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है ज़्यादा कुछ। चलो एक क्वेश्चन देखो, सॉल्व 2x + 3y 11 and 3x + 7y 19 by Cramer's CRAMER' Cramer's रूल। क्रेमर्स रूल से इसको सॉल्व करना है। पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता है, एनसीईआरटी में चूंकि है नहीं। किसी सिन्हा में एक्सरसाइज 8.2 RD शर्मा में मिलेगा और अशोकवाल सभी में मिलेगा। और एनसीईआरटी में भी क्या किया है ना, एक क्वेश्चन मिसलेनियस में दिया है लेकिन बोला नहीं है कि डिटर्मिनेंट मेथड से आप सॉल्व करके दो, तो सिर्फ कह रहा है उसमें सॉल्व करने के लिए। तो लेकिन इसको याद रखना, जेई मेंस में इसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे मैट्रिक्स का, जेई मेंस का एक पार्ट देके। जेई मेंस में से हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और अभी तुमको ये कुछ नहीं बताया, एक सिर्फ ट्रेलर है XYZ का वैल्यू निकालना। अभी तुम याद करो वो सब चीज़ें बाकी है, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये सब बातें अभी बाकी है। क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है जेई मेंस वगैरह में। ये नहीं कि वैल्यू दे दिया XYZ बता दो, भाई ये तो कोई नहीं, ये तो बोर्ड का सवाल है। तो अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले भाई हम लिखते हैं इक्वेशंस को, 2x + 3y = 11 है पहला, दूसरा है 3x + 7y = 19 है। सबसे पहले यहाँ से कितना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 3। अब कहोगे सर 4 बोले थे आप, भाई 3 ऑर्डर में ना 4 लाओगे, 3 इक्वेशंस में ना 2 ही है। तो सबसे पहले क्या लाना होगा, d। तो d क्या बोले थे, कॉफिशिएंट 2 3 3 7। उसके बाद d1, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, d1 में फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे 11 19 और यही रहेगा सेकेंड कॉलम 3 7। फिर उसके बाद d2
सेकेंड कॉलम में इस बारी चेंज करोगे तो 2 3 रहेगा ही, इसमें क्या लिखोगे 11 19। तो ये हम D1 D2 D3 तीनों डिटर्मिनेंट लिख दिए, लेकिन सिर्फ डिटर्मिनेंट नहीं, उसका वैल्यू लाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका वैल्यू की बात करें 7 2 14 माइनस 9 यानी मिला 5, इसका वैल्यू 5। D1 की बात करें 77 माइनस 57 दैट इज़ 20। इसका बात करें 38 माइनस 33 5। तो हम लोग को D आया 5, D1 आया 20, D2 आया 5। अब हम लोगों को x y z का वैल्यू निकालना था, आसानी से निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पे जगह है, इसमें बता देते हैं। वी नो x इक्वल पर है बेटा D1 बाई डी और y इक्वल पर है D2 बाई डी। z तो लिखेंगे नहीं, z रहता तो और आगे बढ़ जाते। D1 बाई डी, D1 आया 20, अच्छा ये D है ना, D आया 5, y इक्वल D2 आया 5, D भी आया 5। तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल, यहाँ 1 टाइम्स में कैंसिल, तो y मिला 1, x मिला 4, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो देखिए बहुत आसान है क्रेमर्स रूल, कोई बड़ा रूल नहीं है, आसानी से हम लोग x y का वैल्यू z का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जांच भी सकते हो, किताब का आंसर देखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। x4 y1 आया ना, चलो देखो 4 2 जा 8 क्योंकि x4 आया, y1 आया ना 3 1 जा 3, 8 + 3 11 आया ना, मतलब सही है। तो ये था क्रेमर्स रूल एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने के लिए। अब लेकिन सिर्फ इससे काम तो नहीं चलेगा, सिर्फ इससे काम तो नहीं चलने वाला ना। चलो एक 3 ऑर्डर का भी दिखा देते हैं, क्यों ना हम तुम्हारा टेंशन ही ख़त्म कर दें और फिर कंसेप्ट वगैरह पे चलेंगे, जो रेस्ट कंसेप्ट बचेगा। मैट्रिक्स चैप्टर से ये आसान है, मैट्रिक्स से जो सॉल्व करते थे उससे ये आसान ही है सॉल्व करना, कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें और आसानी होता है। चल 3 ऑर्डर में देखते हैं। सॉल्व x + 2y + 3z इक्वल, मन से दे रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, 14 2x - 3y + 5z इक्वल 11 3x + 5y - z = 10। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, और किससे? क्रेमर्स रूल से। तो वो तो लिखेंगे ही बाय क्रेमर्स रूल। ओके, तो चलो जल्दी से देखते हैं। पहले तो चारों डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो बताना d इक्वल, छोटा छोटा लिख रहे हैं, क्या होगा? 1 2 3 2 - 3 5 3 5 - 1। जेड के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो -1 लिख दिया। फिर d1 की बात करते हैं, तो पहला आ जाएगा 14 11 10 और 2 - 3 5 3 5 - 1। फिर d2 इस बार सेकेंड कॉलम में बदलेगा, तो फर्स्ट कॉलम यही होगा 1 2 3। सेकेंड कॉलम बदलेगा तो 14 11 10 और थर्ड कॉलम फिर वही रहेगा 3
5 -1 और लास्ट में D3 इस बार थर्ड कॉलम में चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम वही रहेगा 1 2 3, 2 - 3 5 और थर्ड में चेंज होने वाला है 14 11 10। तो ये चारों डिटर्मिनेंट हम लोग लिख लिए और चारों डिटर्मिनेंट का वैल्यूज़ भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि सॉल्व तो उसी से होगा, है ना। उसके बाद का रास्ता टेंशन है ही नहीं बेटा, रास्ता तो बहुत आसान है। जब D1 D2 D3 D आ गया तो खाली डिवाइड कर करके देखना है। तो जो समय लग रहा है बस इतने में। तो हम तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे जल्दी करने का एक ही रास्ता है कि तुम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यूज़ जल्दी ले आओ। जितना जल्दी डिटर्मिनेंट का वैल्यूज़ लाओगे उतना ही जल्दी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट जितना जल्दी सॉल्व हो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ देखते हैं 1 है 3 - 25 -22, 3 1 जा 3 -25 -22, -2 होगा रो कॉलम बंद, -2 -15 -17, -2 -15 -17 और -2 + 34, 3 है 10 + 9 19, 3 जा 57। तो ये वैल्यू दे देगा कितना 12 और 57 हो जाता है 69। ठीक, तो D आ गया हम लोग को 69। अब D1 के पास चलते हैं। 14 3 - 25, 3 - 25 तो 3 - 25 कितना हो गया फिर -22, -22 इंटू 14 क्या होगा 48, 88 8 बचेगा, -308 आएगा। ठीक है, -2 तो -11 -50 -61 -61 इंटू -2 + 122 और +3 में 55 + 3 30, मतलब 55 + 30 85, 85 इंटू 3 255। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोगों को, तो ये हो गया हमारा 300 दोनों मिला के और फिर 77 377 यानी मेरा 369 आएगा। ठीक है, फिर D2 के पास चलते हैं। 1 इंटू 1 तो नहीं लिखेंगे, मन में ही रहेगा। -11 -50 -61 -14 है, रहने देते हैं। -2 -15 -17 -17 इंटू +-14 तो प्लस ही होगा 68 6 238 आया। और 3 की बात करें 20 -33 -13 -39 ये हो गया 100 और 238 तो दैट मीन्स कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 138। D3 हो जाएगा तुम्हारा 1 -30 -55 -85 -2 क्लोज 20 -33 -13 तो +26 हो गया। और 14 से करेंगे तो 10 + 9 19 और 19 + 19 4 जा 7। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना मिल गया 207। ओके स्टूडेंट्स, 207। तो हमारे पास D1 D2 D3 आ गया। D आया 69, D1 आया 69, D2 आया 138, D3 आया 138 और 207। तो अब यहाँ से हम लोग वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना सभी का। तो x = क्या होगा D1/D तो 69/69, y = होगा D2/D
यानी 138/69, Z आएगा D3/D यानी 207/69, तो ये 69/69 1 हुआ, x 1 आ गया, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, 2 आ गया और 9 3 जा 20, ठीक है 3 टाइम्स, तो x 1 आया, y 2 आया, z 3 आया। स्टूडेंट वीडियो फास्ट करके नोट कर लो, कोई बड़ा नहीं है, 3 ऑर्डर का भी देखो एक स्लाइड में ही हो गया, ठीक है, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आसानी से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो यही था क्रेमर्स रूल। अब ज़रा इसके कंसेप्ट की ओर चलेंगे हम, तो आशा करते हैं तुम लोग नोट कर लिए होगे, नहीं किए होगे तो पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो अब ज़रा इसके हम कंसेप्ट पे चलते हैं। तो लिखना कंडीशन, अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, x बाय वाई को हम लोग कब बोलेंगे रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? जब y 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो क्रेमर्स रूल जो लिखे थे अभी d1/d या d2/d, d3/d जो चलते गए थे, ये कब अप्लाई करोगे? जब नीचे वाला 0 ना हो, यानी d 0 ना हो। तो ये याद रखना है कि क्रेमर्स रूल तब अप्लाई कर सकते हैं जब d का वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो। अगर 0 आ गया तो नहीं कर सकते सॉल्व, ठीक है। किससे? क्रेमर्स रूल से। अभी आगे जा रहे हैं, ध्यान देना, अभी तो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं हम। तो क्रेमर्स रूल कब अप्लाई करेंगे? जब d का वैल्यू 0 नहीं आए। अभी 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कराए, क्या इसमें d का वैल्यू 0 आया? बोलोगे नहीं सर नहीं आया, इसीलिए तो क्रेमर्स रूल अप्लाई हुआ। तो पहला, इफ d not equal 0 then system of equations has, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास होगा यूनिक सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। और याद करो बोले थे जब सॉल्यूशन होता है तो उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, एंड सेड टू बी कंसिस्टेंट। पिछले वाले स्लाइड में बोले थे ना, एंड सेड टू बी कंसिस्टेंट। एंड फॉर सॉल्विंग, मतलब सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, फॉर सॉल्विंग वी कैन यूज़ क्रेमर्स रूल। और सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? क्रेमर्स रूल। चलो फिर से समझो, अगर d का वैल्यू 0 नहीं आया तब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो भाई एक्स वाई जेड का वैल्यू किससे निकालेंगे? क्रेमर्स रूल से, ठीक है, ये ध्यान रखना, पहला शर्त। दूसरा, इफ d इक्वल d1 इक्वल d2 इक्वल d3 इक्वल 0, यानी यदि सभी का वैल्यू 0 आ जाए तब इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। कहोगे सर क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो कहोगे सर फिर कैसे निकालेंगे? चिंता नहीं करो, पिछले वाले पार्ट में भी हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं बताए थे, उसमें दुनिया का कोई रूल लगता ही नहीं है, एक ही रूल है जो हम बताएंगे, ठीक है, इसीलिए वहाँ भी नहीं बताएं। तो d इक्वल d1 इक्वल d2 इक्वल d3 सारा 0 हो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट यानी अनंत सॉल्यूशन एंड सेड टू बी कंसिस्टेंट। और क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो इनफाइनाइट कैन बी, यहाँ थोड़ा सा डार्क नहीं हुआ है, बी है, ओके, सेड टू बी कंसिस्टेंट। बोलते जा रहे हैं, ध्यान देना। और इसमें क्रेमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते, पहले ही बता दिए। क्रेमर्स रूल कब अप्लाई करेंगे? जब d 0 ना हो।
अब तीसरा केस बचा बेटा कि अगर d का वैल्यू 0 आए लेकिन d1, d2, d3, d1, d2, d3 में से किसी एक का भी वैल्यू अगर 0 नहीं आया तो नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट बोलोगे। और इस केस में सॉल्व तो करना पड़ता नहीं है, तो यानी थर्ड वाला केस तो बेचारा ऐसे है, खाली हमको याद रखना है, सॉल्व तो करना नहीं है। इफ d equal to 0 and any one of d1, d2 and d3 is not 0, क्या बोल रहे हैं फिर से देख लो, यदि d का वैल्यू 0 हो लेकिन कोई भी एक d1, d2, d3 में से 0 ना हो, then system of equations has no solution and said to be क्या, inconsistent and said to be inconsistent। और क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो तीन बातें फिर से रिकॉल कर देते, वो लिखा हुआ है, चलो समझ लो अच्छे से। क्या करेंगे, अगर d का वैल्यू 0 नहीं आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। सॉल्व किससे करना बेटा, क्रेमर्स रूल्स, ठीक। यदि d का वैल्यू 0 आया और अन्य तीनों डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 आया, यानी सभी का 0 आया, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट कहेंगे, सॉल्व करने के लिए दुनिया में कोई रूल नहीं बना है, एक ही रूल बना है, वो अभी नहीं बताएंगे, मतलब क्रेमर्स नहीं लगाएंगे। थर्ड में d का वैल्यू 0 आए, बाकी में से कोई भी एक, कम से कम, अगर सारा नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अगर कम से कम एक कोठों में 0 नहीं आया तो क्या कह देंगे, इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन। और तीसरा वाले में हम लोग मेथड नहीं खोजते, क्योंकि बेटा सॉल्यूशन होता ही नहीं है, तो हम सॉल्व क्या करेंगे, नहीं कर सकते। तो हमेशा दिमाग में फर्स्ट केस सेकंड केस को याद रखना है। तो फर्स्ट केस में तुम्हारा काम खत्म हो चुका। कहोगे सर कैसे ख़त्म हुआ, अभी जो 2 क्वेश्चंस बताए थे फर्स्ट केस था, अब सेकेंड बचा हुआ है कि सर अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे सर। तो कल हम यही बताने वाले हैं, क्योंकि पिछले पार्ट में भी नहीं बताए थे, इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि दोनों में वो कॉमन प्रॉब्लम है, और उसका दुनिया में जब भी पढ़ोगे प्रोसेस एक ही पढ़ोगे, तो हम एक बार ही क्यों ना बता दें, बार बार रिपीट करने का कोई वजह नहीं था। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, यही था क्रेमर्स रूल। अच्छे से इसको तुम लोग देख लेना, 2 एग्जाम्पल देके भी बना दिए। कल आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे लाते हैं वो दिखाएंगे और प्लस होमवर्क देंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।